हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 18 नवंबर 2020 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक्सप्लेन पेज से इंडियन एक्सप्रेस के। देखो, आज एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल आप एक बार देख लेना, जिसमें DHFL को अभी खरीदने जा रही है अडानी ग्रुप। ठीक है, तो क्या पूरा प्रोसेस है या फिर किस तरीके से पूरा शुरुआत हुई है, ये पर्टिकुलर फोकस इस पे यहाँ पे दिया जा रहा है इन दोनों एंटिटीज़ के बीच में। तो आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव में इतना कुछ काम का है नहीं। बाकी हाँ, जब फाइनेंशियल इश्यूज़ की जब बात आए तो DHFL का डिफ़ॉल्ट करना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट कंसिडर कर सकते हैं, जो लास्ट ईयर कंसिडरेशन में आ गया था। अभी क्या है, NCLT के अंडर में इसकी फिर लिक्विडेशन के ऊपर काम किया जा रहा है, तो उसी बेसिस पे अब अडानी ग्रुप जो है वो DHFL को खरीदना शुरू करने वाली, मतलब अपनी बिडिंग लगा दी। हाईएस्ट बिडिंग इसी की चल रही है अडानी ग्रुप की। ठीक है, ये बराक ओबामा, बास्केटबॉल, इनसे रिलेटेड बिल्कुल काम का नहीं है। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, आर्टिकल 32 एंड सुप्रीम कोर्ट। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल हमने सुबह एडिटोरियल पेज पे भी डिस्कस किया था, उसी को एक्सटेंड करते हुए इस आर्टिकल में इन डेप्थ नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 32 एंड सुप्रीम कोर्ट। मंडे को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसके हेड थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे, और उन्होंने ऑब्जर्व किया, मतलब उस एक जजमेंट है और एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं कुछ इंडिविजुअल्स को कि आप आर्टिकल 32 के अंडर में जो रेमेडीज़ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स का प्रोविज़न है उसको आप मिनिमम यूज़ किया करें। मतलब एक कोशिश थी डिस्करेज करने की आर्टिकल 32 को यूज़ करने के लिए। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था, आप देखोगे एक पिटिशन लगाई गई थी एक जर्नलिस्ट जिनका नाम है सिद्दीकी कप्पन, जो कि हाथरस में जो कांड हुआ था अभी रिसेंटली, हाथरस वाला जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए आए थे। तो उनको वहाँ पर एंटर नहीं होने दिया और उसके पहले ही उनको अंडर अरेस्ट करवा दिया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आप देखोगे कि किस तरीके से पहले तो एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के अंडर में मीडिया को फ्रीडम दी हुई है। दूसरा, अब आर्टिकल 32 के अंडर अगर किसी का आर्टिकल 19 का ब्रीच होता है, आपको फंडामेंटल राइट दिया हुआ है और एक इंडिविजुअल सिटीजन का वो फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं ब्रीच किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, तो उस केस में वो जुडिशरी के पास जा सकता है। तो जुडिशरी ने यहाँ पे क्या कह दिया कि भाई आप कम से कम इस आर्टिकल का यूज़ करो। तो ये चीज़ जो है ना, इसलिए कहीं ना कहीं एक हीटेड डिबेट चल पड़ी है, जिसके बारे में एक डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक बार्बरिज्म आ गया, जिसमें जुडिशियल बार्बरिज्म भी कहीं ना कहीं साथ में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं पूरे एक एक इन डेप्थ नॉलेज को, क्योंकि इशू तो हम जान चुके हैं सुबह पूरा, और ये अभी का इवेंट नहीं है। बार बार एक इंडिविजुअल जो कोई भी जज है वो अपने हिसाब से सोच समझ करके फिर देते हैं, इसमें कोई रूल बुक को फॉलो करना ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। वो अपनी डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे जज बात करते हैं कि भाई हाँ, ये चीज़ इस तरीके से आगे प्रोसीड करनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 32 क्या है। देखो, ये आर्टिकल 32 वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में एनविसाज्ड हैं, दिए हुए हैं। आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से डील करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें आप देख सकते हो कि आप अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का आपका हनन हो रहा है एक सिटीजन का, तो सीधा वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है एक अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के बेसिस पे, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसके अंडर में जो पार्ट 3 जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट, उसको एनफोर्स करवाता है। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट एक गारंटर, एक गार्जियन की तरह काम करता है, अगर हम पार्ट 3 या फिर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। अब आप देखोगे इस में आर्टिकल 32 का स्टेटमेंट क्या है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर होंगी कि वो ऑर्डर दे सके, रिट्स दे सके, डायरेक्शन दे सके, जिसमें जैसे कि फर्स्ट वन है हबीस कॉर्पस, नंबर 2 होगी मैंडमस, नंबर 3 प्रोहिबिशन, नंबर 4 क्वा वारंटो एंड देन सर्टियोररी। इन रिट्स को इशू करके सुप्रीम कोर्ट जो भी बॉडी है, जो भी जुडिशियल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी है, उनको डायरेक्ट कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है कि भाई आप ऐसा काम करो, राइट्स के एनफोर्समेंट को लेकर के। तो इस तरीके से आप कहते हो कि ये एक गारंटी देने वाला राइट है कि हाँ, आपको फंडामेंटल राइट हर एक सिचुएशन में मिलेगा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि जिस केस में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस है जिनके बेसिस पे इस आर्टिकल को कहीं ना कहीं एक बार सस्पेंड किया जा सकता है, जैसे इमरजेंसी प्रोविज़न।
कहने का मतलब केवल इमरजेंसी के प्रोविजन के बेसिस पे ही इस आर्टिकल को सस्पेंड किया जा सकता है, बाकी ऐसे नहीं कि मन में आए तब सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर है वो इसको ब्रीच कर सकें या फिर इसको हटा सकें। आर्टिकल जो है ये पार्ट 3 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बात मैं बोल चुका हूँ आपको, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर के हम बात करते हैं 18 तक राइट टू इक्वालिटी, फिर बात करते हैं आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 20, 21, 22 फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28। तो इस तरीके से ये बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, इनकी कहीं पर भी ब्रीच होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्टली जाकर के अप्रोच कर सकते हो इस आर्टिकल के अंडर आर्टिकल 32। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रहा था दिसंबर 1948 में, तो इसी फंडामेंटल राइट को लेकर के बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, उस टाइम पे ये आर्टिकल 25 में था, जब ड्राफ्टिंग हुई थी ना कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें आर्टिकल 25 के अंडर में था। फिर बाद में जब फाइनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट एनेक्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, तो उस टाइम पर इसको फिर बाद में आर्टिकल 32 में डाल दिया गया था। तो उस टाइम पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर मेरे से कोई पूछे कि पर्टिकुलर आर्टिकल आप बताइए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं होगा अगर ये आर्टिकल हटा दिया जाएगा। दैट मीन्स कि आर्टिकल 32 मतलब जो कि हमारी जो रिट्स का जो प्रोविज़न है फंडामेंटल राइट्स में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी हुई है सिटीजन्स को, दिस इज द वेरी सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द वेरी हार्ट ऑफ इट। ठीक है, ये चीज़ बोली गई थी बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। तो इन्होंने ये कहा, और सुप्रीम कोर्ट हमारा जो रहेगा वो कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट या फिर इसका एक गार्जियन की तरह काम करेगा। तो कहने का मतलब अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं तो वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसके अलावा ये भी कहा था कि जो भी कोई पर्सन जिसके राइट ब्रीच हो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ देखी जाएगी, केवल फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पे पहुँच सकता है। ऐसे नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी, आप जैसे आपका कोई लीगल राइट है वो अगर ब्रीच हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, केवल फंडामेंटल राइट्स। दैट मीन्स इट इज़ अ राइट फंडामेंटल टू ऑल द फंडामेंटल राइट्स, मतलब सभी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने में इस पर्टिकुलर आर्टिकल 32 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। इसलिए इसको बोल दिया क्या, द राइट फंडामेंटल टू ऑल द फंडामेंटल राइट्स। ये ध्यान रखना आप, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में भी यहाँ से, बाकी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट चल रही थी उस टाइम पे, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब बातचीत हो रही थी तो बोले कि केवल इमरजेंसी पीरियड या फिर कुछ लिमिटेड इश्यूज़ में ही इस आर्टिकल को सस्पेंड किया जा सकता है, इमरजेंसी के अलावा किसी और केस में सस्पेंशन नहीं होगा आर्टिकल 32 का। अब बात आती है, कैन हाई कोर्ट बी अप्रोच्ड इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? यस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को अप्रोच किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और वो जो रिट्स इशू करते हैं और फंडामेंटल राइट्स की पर्टिकुलर बात की जाए तो वो 5 होती हैं। नंबर 1 हाबीज कॉर्पस, ये जब पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए, जैसे मान लो कि इलीगल डिटेंशन कर लिया, किसी का रॉन्गफुल अरेस्ट हो गया, तो वो फिर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है कि भाई मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। दूसरी जो है दैट इज़ मैंडेमस, इसमें जो जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं पब्लिक ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट या फिर कोर्ट्स को डायरेक्ट करेगी कि भाई आप अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करो। नंबर 3 क्यू वारंटो, इसमें आप देखोगे, को वारंटो बोल सकते हैं, क्यों नहीं, को वारंटो, इसमें आप देखोगे एक वारंट देखा जाएगा कि कौन पब्लिक ऑफिशियल, मतलब एक इंडिविजुअल पब्लिक ऑफिस में किस बेसिस पे काम कर रहा है, कहने का मतलब फर्जी तो नहीं है कहीं वो ऑफिशियल। ठीक है, तो वो आ जाएगा को वारंटो। फिर आता है प्रोहिबिशन, कि कोई भी लोअर जुडिशरी, ठीक है, वो अगर अपने खुद के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकल के किसी केस को देख रही है तो वहाँ पर अपर जुडिशरी जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो अपने लोअर कोर्ट को क्या बोलेंगी कि भाई आप अपनी प्रोसीडिंग्स को रोको, ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। देन कम सर्टियोररी, सर्टियोररी में सिंपल प्रोहिबिशन के हिसाब से भी होता है, पर ये थोड़ा सा क्यूरेटिव भी होता है। प्रोहिबिशन तो क्या हो गया कि काम हो रहा है तब जाके आप रोक रहे हो, क्योर दे रहे हो, जबकि सर्टियोररी में क्या होता है, एक क्यूरेटिव सेगमेंट भी आ जाता है। कहने का मतलब री एग्जामिनेशन किया जाता है जुडिशियल सेगमेंट का, चाहे वो क्वेसी जुडिशियल हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हो, कि हाँ भाई आप जो कुछ भी काम कर रहे हो उसको एक बार री एग्जामिन करो। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 मेन रिट्स हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल मैटर में अगर मान लो किसी इंडिविजुअल को
अगर कोई अरेस्ट कर लेता है वो भी रॉन्गफुली, तो वो एग्रेव्ड जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट में जाने के लिए आर्टिकल 26 के अंडर 226 है, मतलब 226 के अंडर, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर में। बट एक चीज़ ध्यान रखना, आर्टिकल 32 ही फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 26 इज नॉट फंडामेंटल राइट, ये ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं यहाँ पे एडिशनल बता देता हूँ कि रिट्स का ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का ब्रॉडर है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि लीगल इश्यूज में भी हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। जैसे आपको पता होगा, जैसे कि स्टेट पीएससीज की एग्ज़ाम होती है कोई, है ना, तो उनमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ जब रजिस्टर की जाती है तो हाई कोर्ट के पास में आप जाकर के अपने रिट अप्लाई कर सकते हो, और फिर हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को कि भाई आपने बच्चों के साथ में ऐसा क्यों किया कि बच्चे मतलब इतना परेशान हो रहे हैं, उनका रिजल्ट टाइम पे दो, या रिजल्ट में जो भी डिस्क्रिपेंसीज आई हैं उनको करेक्ट आउट करो, वो सारी चीज़ें। तो आर्टिकल 226 जो है ना वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखता है एज कंपेयर टू आर्टिकल 32, बट आर्टिकल 32 जो है वो फंडामेंटल राइट है, ये खुद भी एक फंडामेंटल राइट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन कम्स व्हाट हैव बीन सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट ऑब्जर्वेशन ऑन आर्टिकल 32। अब रीसेंट ऑब्जर्वेशन क्या है जिसकी वजह से पूरी कंट्रोवर्सीज चल पड़ी हैं, तो इसमें जो अभी लेटेस्ट केस है उसके बारे में आपको बता ही दिया शुरुआत में ही। सिद्दीकी कप्पन का केस है जिसमें एक पिटीशन लगाई गई थी हाई कोर्ट में, और उनको इससे वो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इनकी पिटीशन को डिस्करेज करने की कोशिश की गई है, ठीक है। ना तो हाई कोर्ट में जाने की बात कही, ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पिटीशन क्यों लगाते हो बार बार में आप, ठीक है। इसी तरीके से नागपुर बेस्ड एक मैन को अरेस्ट कर लिया गया था आर्टिकल 32 के बेसिस पे, फिर उसने अपने हिसाब से कुछ मतलब एक वही बात हो गई कि अपने आप की अपनी लिबर्टी को प्रोटेक्शन करने के लिए आर्टिकल 32 को उसने यूज़ करने की कोशिश की। हुआ क्या था कि उस आदमी ने जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे उनके खिलाफ कुछ बोल दिया था, तो उसके बेसिस पे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो बात वही आ जाती है ना, आप कैसे यूज़ कर सकते हो, मतलब इस तरीके से आप किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में, आप उसको प्लीज़ ब्रीच मत करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सेगमेंट निकल के आता है। इसी तरीके से ये सेम बेंच जो ऐसे बोबडे हैं उन्होंने ये कहा कि भाई हाई कोर्ट के पास पहले जाओ। कहने का मतलब कन्फ्यूज़न देखो, अभी जो सिद्दीकी कप्पन वाला केस है उसमें तो क्या बोलते हैं कि आप आर्टिकल 32 को ब्रीच मत 32 को ज़्यादा यूज़ मत करो, डिस्करेजमेंट। अब यहाँ पर ये जो महाराष्ट्र वाला केस है इसमें क्या कहा कि बोला आप हाई कोर्ट में जाकर के अप्रोच करो। तीसरा आप देखोगे आर्टिकल 32 का एक तेलुगु पोइट है जिनका नाम है वरावरा राव, उनकी वाइफ है पी हेमलता। उन्होंने इनकी डिटेंशन इन पोइट की डिटेंशन के लिए जो जेल में है ऑलरेडी 2018 से अभी लगातार, तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मतलब अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन पिटीशन लगाई कि भाई उनकी कंडीशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, उनकी हालत ख़राब हो रही है, परेशान हो रहे हैं, तो आप वहाँ पर जेल में अच्छी कंडीशन, लिविंग कंडीशन तो दो, राइट टू लाइफ के अंडर में कम से कम आर्टिकल 21 के बेसिस पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का कहा था कि भाई आप जो हियरिंग है, जो भी आपकी यहाँ पे पिटीशन लगी हुई है इस केस में, तो आप उनकी हियरिंग जल्दी से करो और ये जो केस है इसको जल्दी से रफा दफा करो। अगर बेल देनी है तो बेल दो, ठीक है, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड्स के बेसिस पे ये पिटीशन लगाई गई थी क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है। कहने का मतलब आप अलग अलग इंटरप्रिटेशन देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पे एक और मैटर आता है जिसमें जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बोबडे, उनके ऐसे बोबडे, उनके अलावा जस्टिस एएस बोपन्ना हो गए, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम है, उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर दिया महाराष्ट्र के सेक्रेटरी के अगेंस्ट में, असिस्टेंट सेक्रेटरी के अगेंस्ट में। क्योंकि हुआ क्या, अर्नब गोस्वामी को रिलीज कर दिया गया, ठीक, अभी बेल दिलाई थी, तो अर्नब गोस्वामी को बेल मिली किस बेसिस पे, क्योंकि अर्नब गोस्वामी सीधा पहुंच गए कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो महाराष्ट्र के असिस्टेंट सेक्रेटरी है ना, इन्होंने अर्नब गोस्वामी को एक लेटर लिखा और पूछा कि भाई आप किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ब्रीच ऑफ मतलब एक तरीके से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कंसिडर किया और इनको कहीं ना कहीं ये बोल दिया कि भाई आप तो ये कंटेम्प्ट कर रहे हो कि कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर में सीधा कोई भी पहुंच सकता है हबीज कॉर्पस के अंडर में। तो उस बेसिस पे अगर अर्नब गोस्वामी सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है उससे, ठीक है। तो ये आप पूरा प्रयोजन देख सकते हो कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट बिहेवियर रहे हैं अभी रिसेंटली अलग अलग केसेस में। तो इसी चीज़ को लेकर के सुबह कहा गया था आर्टिकल में कि भाई जुडिशियल बार्बरिज्म बार बार देखने को मिलता है।
अब इंपॉर्टेंट केसेस की बात करेंगे हम यहाँ पे। एक तो रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, एक देखेंगे इमरजेंसी के टाइम पे एडीएम जबलपुर केस जो बार बार आता रहता है, जुडिशरी के लिए ब्लैक केस की बारे में बोला जाता है, मतलब एक तरीके से ब्लॉट कंसिडर किया जाता है, काला धब्बा, ये जो केस है एडीएम जबलपुर वाला। ठीक है, दोनों का हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। देखो, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये 1950 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के लिए कहा था कि ये अपने आप में एक गारंटी है। ठीक है, कोर्ट जो है वो अपने आप में एक प्रोटेक्टर है, एक गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का, और आर्टिकल 32 के अंडर में अगर इनके पास में कोई आता है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो वो गारंटीड उनको डेफिनेटली सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और कोई भी आप देखोगे कोई स्टेट जो है वो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भाग सकते। ठीक है, अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं और वो प्रोटेक्शन सीक करता है जुडिशरी के पास आकर के कि मुझे प्रोटेक्ट करो, तो वहाँ पर जुडिशरी हाथ धो के दूर नहीं जा सकती। कहने का मतलब आर्टिकल 32 को कितना स्ट्रांगली यहाँ पे जुडिशरी ने डिफेंड किया है। अब बात करते हैं एडीएम जबलपुर केस में, जो बिल्कुल ही रिवर्स हो जाता है कि इमरजेंसी टाइम पे, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी देख लिया कि इमरजेंसी टाइम पे आर्टिकल 32 सस्पेंड हो सकता है। तो आप देखोगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ जबलपुर वर्सेस एसएस शुक्ला 1976 केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिटीजन का ये जो राइट है आर्टिकल 32 ये सस्पेंड हो जाता है कि वो कोर्ट में नहीं जा पाएगा ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये जरूर ध्यान रखना। और आप देखो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि जब भी कोई इस तरीके के इश्यूज़ को टैकल करना होता है ना, कि हाँ आप आर्टिकल 32 को कम यूज़ करो या हाई कोर्ट के पास में जाओ या सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास में आ गए तो एंटरटेन हो गए आप, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इंडिविजुअल जजेज या जजेस की जो बेंच होती है ना उसके डिस्क्रिशन पे डिपेंडेंट है। तभी तो क्या कहा गया था, जुडिशियल बार्बरिज्म, डेमोक्रेटिक बार्बरिज्म। ओके, तो इस तरीके से डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।